नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता क्लास 9 के लिए आज मैं चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई इसके अंतर्गत आज आपको परासरण क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। यह एक जैविक क्रिया है जिसको हम समझेंगे। जैसे विसरण, तो विसरण जैसे पदार्थों के जो परासरण की क्रिया होती है या विसरण की क्रिया होती है वो अणुओं के गति के कारण होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी पदार्थ अणु तथा परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इन पदार्थ के अणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, इन्हीं क्रियाओं को हम परासरण और विसरण कहते हैं। लेकिन इनके अंतर्गत अंतर क्या है, इन दोनों चीजों के अंतर्गत इसको हम लोग समझेंगे। तो पदार्थों के अणुओं की गति अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गमन करते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है जो अधिक सांद्रण या हम गाढ़ा कह सकते हैं या ठोस कह सकते हैं कि जो अधिक सांद्रण चीज है अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गति करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है, दो पदार्थ ले लेंगे, ठोस हो, द्रव हो या गैस, तो विसरण की जो क्रिया है वो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में होती है। तो जब हम इन पदार्थों को ले लेते हैं तो अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर अणुओं का जो गमन होता है उसे ही हम विसरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत जो पदार्थ की तीनों अवस्था है वो तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। और इस क्रिया के अंतर्गत अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पानी का बीकर ले लीजिए और पानी के बीकर के अंतर्गत उसके अंदर हम NaCl के कुछ टुकड़े जो नमक आते हैं, ढेले वाले नमक जो कि हम क्रिस्टल के आकार का होता है, बड़े बड़े डिगले के आकार के होते हैं, उसको हम यदि उसके अंदर डाल देते हैं तो हम देखेंगे धीरे धीरे वो नमक घुल जाता है। या हम ठोस के MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट भी पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसके जो अणु है धीरे धीरे पानी की ओर घुलने लगते हैं या चले जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम विसरण कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए। जैसे हम लोग कमरे के अंदर यदि किसी प्रकार का सेंट या इत्र उसको हम लोग खोलते हैं, यदि हम उसको बाहर निकाल के फेंकते भी नहीं है तब पर भी जो उसके अणु है धीरे धीरे कमरे के अंदर महकना प्रारंभ कर देते हैं, सिर्फ उसके ढक्कन खोलने से। तो इस क्रिया को भी हम विसरण की क्रिया कह सकते हैं। या फिर आप अगरबत्ती ले लीजिए। अगरबत्ती को हम जलाते हैं और अगरबत्ती की खुशबू जैसे जैसे अगरबत्ती जलती है उसका धुआं पूरे कमरे में फैलता है और उसी प्रकार से उसकी खुशबू भी है वो पूरे कमरे के अंतर्गत चारों तरफ फैल जाती है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण की क्रिया कहते हैं। इसके बाद आ गया परासरण। तो यह जो क्रिया होती है द्रव्य अवस्था में होती है। जैसे विसरण की क्रिया ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में होती है, लेकिन परासरण की जो क्रिया होती है वो द्रव्य अवस्था में होती है और इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इस क्रिया के अंतर्गत अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो परासरण की क्रिया है वो एक जैविक क्रिया है। परासरण की क्रिया एक जैविक क्रिया है। इसमें जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसमें ध्यान देना है कि विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, लेकिन जो परासरण की क्रिया होती है, परासरण की क्रिया में जो जल के अणु है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गमन करते हैं। यानी अर्धपारगम झिल्ली को पार करके वो जाते हैं और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों तरफ का सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि हम किशमिश को डाल देते हैं पानी के अंदर, तो वो पानी के अंदर क्या होता है, किशमिश थोड़ी देर में फूल जाता है। तो यह क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं।
उसके बाद जो परासरण की क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। परासरण की जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है बाह्य परासरण और एक होता है अंतः परासरण। बाह्य परासरण की तरफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम नमक का या चीनी का एक गाढ़ा घोल बना लेते हैं। जैसे एक हमारा बीकर है, बीकर के अंतर्गत हम एक नमक और चीनी का गाढ़ा घोल बना करके उसको रख देते हैं और इसके अंदर हम एक अंगूर डाल देते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात हम क्या देखेंगे कि ये जो अंगूर है ये पिचक जाता है, यानी कि इसके अंदर का जो द्रव्य पदार्थ है वो चीनी या नमक के गाढ़े घोल की तरह वो निकल गया है। तो ये परासरण जो कहलाएगा बाह्य परासरण कहलाएगा। और जो अंगूर का आकार होता है वो छोटा हो जाएगा या पिचक जाएगा या चिपक जाता है। उसी प्रकार से जो अंतः परासरण होता है, इसके अंदर जो जल के अणु होते हैं वो किशमिश के अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे हमने ये बाह्य परासरण का एक उदाहरण देखा कि इसमें जो अंगूर है, अंगूर के जो अंदर जल पाया जाता है या जो भी द्रव्य पदार्थ है वो निकल करके विलयन के अंदर घुल गया। उसी प्रकार से हम दूसरे बीकर में प्रयोग करेंगे। इसके अंदर एक पानी से भर लेंगे बीकर को और इस बीकर के अंदर किशमिश को डाल देंगे और कुछ समय के बाद हम क्या देखेंगे कि किशमिश फूल जाता है। इसमें पानी के जो अणु होते हैं वो किशमिश के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि दोनों क्रियाओं में अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो इस क्रिया को अंतः परासरण कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।